लेकिन न्याय यात्रा के पहुंचने से ठीक पहले या कहें 24 घंटे पहले ममता बनर्जी ने एक झटके में कह दिया, एक भी सीट का समझौता कांग्रेस के साथ नहीं होगा। सवाल था क्या बंगाल के भीतर का अंतर्विरोध वामपंथी कांग्रेस और तृणमूल को लेकर उलझ चुका था, या फिर ममता बनर्जी को जिस आईने को दिखाने की कोशिश दिल्ली लगातार कर रही थी उसमें वह सफल हो गई, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 1.5 दर्जन से ज्यादा टीएमसी के सांसद और विधायकों के नाम ईडी की लिस्ट में हैं। आज भी 3 जगहों पर बंगाल में छापे पड़े और आज भी जो सबसे मजबूत शख्स के तौर पर शहंशाह शेख हैं, उनके दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया गया क्योंकि वह फरार हैं। राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि ममता बनर्जी कहीं डर तो नहीं गई। राजनीतिक तौर पर यह भी कह सकते हैं कि इंडिया के भीतर सेंध लगाना हर हाल में इस दौर में मोदी सत्ता की जरूरत थी। इसीलिए राज्य दर राज्य अगर राजनीति अलग है तो राज्य दर राज्य चालें भी अलग हैं। एक चाल बारामती में शरद पवार के दायरे में फेंकी गई ईडी के जरिए, दूसरी चाल बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम भारत रत्न के ऐलान के साथ एक मोटी लकीर नीतीश और लालू यादव के बीच खींचने की कोशिश भी हो गई। तो इस लकीर दर लकीर की परिस्थिति में क्या यह माना जाए कि ममता बनर्जी के जरिए पहली सेंध लगा ली गई? और ममता बनर्जी जब सामने आई तो उन्होंने जिन 3 बातों का जिक्र किया, उन तीनों बातों से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। उनका कहना है न्याय यात्रा को लेकर उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। कांग्रेस का कहना है बातचीत ही नहीं हुई, बल्कि 13 जनवरी को बकायदा पत्र दिया गया। वो पत्र ईमेल के जरिए भी भेजा गया और फिजिकली भी भेजा गया, और फिर जब विजुअली सब जुड़े थे एक साथ कंप्यूटर के जरिए तो उसमें भी निमंत्रण दिया गया था। यह बात गलत है। दूसरी बात, सीटों के तालमेल को लेकर जो ममता बनर्जी कह रही हैं उसको कांग्रेस नहीं मान रही है। जो इंडिया गठबंधन के भीतर जिस चेहरे को लेकर वो जिक्र कर रही है उसको कांग्रेस नहीं मान रही है। तो अब ये गठबंधन के भीतर वह किसी भी तरीके के सीटों का तालमेल नहीं करेंगी। पहले उनकी बात सुनिए, तब उनकी बात को भी डिकोड किया जाएगा। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলতে এই কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া আছে নাটুকে দুটো। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? तो ममता का बहुत साफ कहना है कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई, न्याय यात्रा के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेकुलर पार्टी हैं और हम बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। सवाल है कि भाजपा को तो इससे पहले भी 2014 और 2019 में ममता बनर्जी ने हराया, लेकिन इसी दौर में ऐसी स्थिति आ गई कि सीबीआई से 2-2 हाथ ममता बनर्जी को करने पड़े, राज्यपाल से 2-2 हाथ ममता बनर्जी को करने पड़े, ईडी से 2-2 हाथ ममता बनर्जी को करने पड़े। केंद्र की योजनाओं से लेकर सीधा टकराव ममता बनर्जी का हुआ। और राजनीतिक तौर पर अगर बीजेपी को राज्य में ममता हरा भी देती है तो दिल्ली की कुर्सी बीजेपी या कहें मोदी सत्ता के लिए महफूज है। क्या यह संदेश नहीं है? क्योंकि ममता बनर्जी जब कह रही हैं कि कोई बातचीत नहीं, तो जानकारी निकलकर साफ आई कि 13 तारीख को बकायदा लेटर लिखा गया था और यह लेटर फिजिकली भी पहुंचाया गया था। और खड़गे साहब यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लेटर लिखा और राहुल गांधी ने अलग से लेटर लिखा। और जूम पर जब बैठक हुई तो उसमें भी इन्विटेशन दिया गया था। लेकिन ममता बनर्जी फिसली क्यों फिसली? इसको जानने समझने से पहले जरा कांग्रेस कि इस बात को सुन लीजिए, जिसमें वो अभी भी कह रही है ममता बनर्जी के बगैर तो गठबंधन सोचा नहीं जा सकता है। यानी उन्हें लगता है सेंध लगी है, लेकिन उस सेंध को
ढका जा सकता है, ममता बनर्जी को मनाया जा सकता है। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ नतीजा रिजल्ट निकलेगा। अब जयराम रमेश कुछ भी कहें, लेकिन एक सच तो साफ है, ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक जमीन को गंवाना नहीं चाहती है। ममता बनर्जी अपनी बनाई हुई जमीन पर कांग्रेस को घुसने देना नहीं चाहती है। ममता बनर्जी देख रही है राहुल गांधी के जो तेवर हैं, उस तेवर के साथ वह जिस राजनीति को साध रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल के भीतर भी कहीं दोबारा कांग्रेस का उदय ना हो जाए। और वह खुद भी तो कांग्रेस से निकलकर ही उस राजनीति को लगातार सहेजती चली गई जहां पर उन्होंने वामपंथियों से तेवर के साथ दो दो हाथ किए हैं। लेकिन नई परिस्थिति इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जिस बंगाल में बीजेपी कभी सोच नहीं सकती थी, ममता बनर्जी के दौर में वही बीजेपी की एंट्री बंगाल में हुई है। क्योंकि 2019 के चुनाव में अगर 22 सीट ममता बनर्जी ने जीती लोकसभा की, तो 18 सीट बीजेपी ने भी जीती और 43.7% वोट अगर ममता के हक में आया तो बीजेपी के हक में भी 40.6% वोट आए। यानी राजनीतिक तौर पर वामपंथी या कांग्रेस नहीं, बीजेपी दरवाजे पर खड़ी है। बावजूद इसके ममता बनर्जी क्यों फिसल गई? अब हम कुछ नाम बताते हैं। आज जैसे शहंशाह शेख के घर पर, जो वहां पर 24 परगना में है, 125 केंद्रीय बलों कर्मियों की मौजूदगी के साथ ईडी पहुंची। उनके घर पर उन्होंने नोटिस चस्पा किया, ये फरार क्यों है? और इसके साथ साथ सुबोध चक्रवर्ती जो दमदम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं और सुजीत बोस जो कि अग्निशमन सेवा मंत्री हैं, इनके दरवाजे पर भी ईडी पहुंची। एक तस्वीर बस देख लीजिए कि किस तरीके से नोटिस चस्पा किया गया, उसके बाद बताएंगे ममता बनर्जी क्यों फिसली। यह शहंशाह शेख का घर है 24 परगना में, जहां पर ईडी वाले उनके घर पर ग्रिल को बंद करके नोटिस चस्पा कर रहे हैं। बंगाल के भीतर ममता बनर्जी के किसी मंत्री, और वह भी ताकतवर मंत्री के दरवाजे पर पहुंचकर नोटिस को चस्पा करना, सत्ता ममता बनर्जी की और वह कुछ ना कर सके। राशन घोटाले का मसला है और इसके साथ साथ अलग अलग मंत्रियों पर और अलग अलग नेताओं पर, अलग अलग सांसदों पर, अलग अलग विधायकों पर कितने नाम पढ़े जाएं, यह आप सोचिए। क्योंकि तमाम घोटालों के साथ अगर सबकी फाइल खुल गई तो फिर क्या होगा? मसला सिर्फ अभिषेक बनर्जी भर का नहीं है जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ममता आज के शहंशाह शेख को भी दरकिनार कीजिए, सुबोध चक्रवर्ती और सुजीत बोस को भी दरकिनार कीजिए, उसके बाद देखना शुरू कीजिए जिन नामों को हम पढ़ रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय, 2015 में इनके खिलाफ ईडी के पास केस चला गया। तपस पाल, संजय बोस, कुणाल घोष, 2016 में इनके खिलाफ भी मामला ईडी के पास चला गया। और 2016-17 के बीच में अर्पिता घोष, शताब्दी राय, स्वागत राय, मुकुल राय, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, अपूर्वा पोद्दार, मदन मुखर्जी, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी, श्यामप्रदा मुखर्जी, ये नाम लंबी लिस्ट है। ये तमाम नाम ईडी की फाइल में है जिसको सुप्रीम कोर्ट में ईडी सौंप चुकी है। सवाल भतीजे का भी होगा, वहां भी माइनिंग का चक्कर, वहां भी नियुक्ति का मसला। लेकिन एक सवाल जहन में रखिए कि अगर राजनीति हो रही है तो राजनीति में अपने करीबी या अपने नेताओं को बचाना सबसे पहला काम होता है। राजनीतिक तौर पर यही परमात ममता बनर्जी खा गई और दिल्ली की राजनीतिक सत्ता जितने उग्र तरीके से राजनीति को साध रही है 2024 को लेकर, उसके सामने दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है। या तो सामने वाले को न्यूट्रलाइज कर दीजिए या फिर सामने वाले के खिलाफ वो तमाम फाइल खोलते हुए पूरी कार्रवाई शुरू कर दीजिए जिसके उसके राजनीतिक पिलर्स जो हैं एक के बाद एक ढहने लगे और वो पिलर तभी खड़े हो पाए जब दिल्ली की सत्ता उनके पास आ पाए। यह संभव कैसे होगा? ममता बनर्जी मानकर चलती हैं कि उनकी अपनी राजनीतिक जमीन बची रहे तो फिर आने वाले वक्त में वह सहेज लेंगी दिल्ली को भी। तो क्या यह माना जाए इस दौर में राहुल गांधी जिस तेवर के साथ निकले हैं
उस तेवर की घबराहट हर किसी को हो चली है। और इस तेवर के आसरे अगला सवाल यह है कि इसके बाद तो बंगाल, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड और उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी की सत्ता होगी। और राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो सवाल यह है, जिस तेवर और तलखी के साथ राहुल गांधी इस दौर में चुनावी मिशन पे निकले हैं, राजनीतिक मिशन पे निकले हैं, या उनकी बोली में कहें तो न्याय के हक के मिशन में निकले हैं, यह मिशन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से टकराएगा जरूर। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कैसा हड़कंप लाएगा, इसका भी इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां पर अगर साथ में अखिलेश अभी है और मायावती दूर खड़ी है तो क्या ये चीजें बदल भी सकती हैं।